देने के लिए। आगे चलते हैं, थोड़ा और एक्टिव साइड पर देखते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर्स को देखते हैं। और समीक्षा कैपिटल जो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पीएमएस है इंडिया में, वहाँ के फाउंडर भाविन शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाविन, गुड आफ्टरनून। ET Now स्वदेश पे बात करने के लिए। मैं अभी आपकी परफॉर्मेंस देख रहा था, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी है, एकदम कंजर्वेटिव, श्योर फुटेड, कुछ 40% लास्ट 3 साल का कैगर, और लंबा कैगर देखें तो ऑलमोस्ट नजिंग द 25% मार्क। मैं आपसे जानना चाहूँगा भाविन, जो डेटा पॉइंट्स करेंटली हैं टेबल पे, अर्निंग्स ग्रोथ वर्सेस मैक्रो रिस्क, वो सब देखते हुए आपको कॉन्फिडेंस आता है क्या, इफ़ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो आप 25% कैगर अपने पोर्टफोलियोज में टारगेट कर सकते हैं? देखिए 25% हमने कभी टारगेट तो पहले भी नहीं किया था जी, लेकिन हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो अगर बहुत ही सेफ कंपनी है, बहुत ही उसका बहुत स्टेबल बिजनेस है, जैसे कोई कंज्यूमर कंपनी हो और बहुत ही लिक्विड है, मतलब खरीदना और बेचना बहुत आसान है मार्केट में, जितना माल खरीदना है जितना बेचना है बेच सकते हैं। अगर ऐसी कंपनी है तो हम 10-12% रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। और जैसा हमने ज़्यादा रिस्क वाली कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हमारा रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा 20% तक। तो ये रेंज में हम इन्वेस्ट एक्सपेक्ट करके करते हैं, लेकिन कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है और पिछले 1.5 साल से तो जो मतलब मार्केट में रैली है उसका भी हमको फायदा हुआ है। तो लेकिन अगर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है कि अगले 5 साल के लिए हम क्या सोच सकते हैं, तो अभी तो लगता है कि इंडिया में जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है कि जो इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स तो बहुत ही स्ट्रांग है। जो हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन रहा है वो काफ़ी अब इंटरनेशनल लेवल पे, अभी आज ही न्यूज़ आया कि इवन इन डॉलर टर्म्स जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वेंचर कैपिटल का, इंडिया नंबर 4 है वर्ल्ड में, वो काफ़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि वैसे तो हमारी इकोनॉमी बहुत छोटी है, अगर डॉलर में देखें तो उसके हिसाब से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट, तो ये सब चीज़ें और जो गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है इकोनॉमी को ज़्यादा मोमेंटम देने के लिए, तो इस सबसे हिसाब से हमको लगता है कि अगले 5 साल में भी रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है तो 12 से 15% रिटर्न एक्सपेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। भाविन, एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर मैं आपसे सीधा सीधा ये बोलूं कि आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए आज ही पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना हो तो आप क्या क्या चुनने वाले हैं और क्या क्या छोड़ने वाले हैं? पास्ट का भूल जाइए, क्योंकि पास्ट में तो हमने एक वी शेप रिकवरी देखी, 7,000 से कोविड किया, पोस्ट कोविड से भी ऊपर आ गया। तो आज अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट शुरू करना हो और मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि आज बाज़ार में गिरावट है, तो फिर मेरे को कैसे शुरू करनी है? देखिए हम ऐसे करते हैं कि अगर कोई नया इन्वेस्टर हमारे पास आता है, जो नया पोर्टफोलियो हमारे पास शुरू होता है, अगर आज के हिसाब से देखें तो अगर कोई 100 रुपया देता है तो आज के हिसाब से हमारे पास मे बी उसमें से 30 रुपया तक ही, 30 या 40 रुपया तक का ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मतलब कि हमारा क्या है कि जो कंपनी हमको पसंद है कि जो सही दाम पे मिल रही है, उतना पोजीशन कितना साइज लेना है पोर्टफोलियो में, 5% लेना है, 3% लेना है, 10% लेना है, वो हम तय करते हैं और उसके हिसाब से हम धीरे धीरे खरीदते हैं। तो आज जो वैल्यूएशंस है मार्केट में उसके हिसाब से अभी तो हम 30 या 40 रुपया तक ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये परिस्थिति आज है, क्योंकि काफ़ी सेक्टर्स में हाँ अभी जो करेक्शन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी इतना तो नहीं हुआ है कि हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी सब सेक्टर में अभी इमर्ज हुई है। ऑलराइट, मिस्टर भाविन, एक बार आपसे ये समझना चाहेंगे कि आप ओवरऑल, क्योंकि हम देखें कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज में से कहीं ना कहीं एक मिक्स व्यू, एक थोड़ा सा बटा हुआ व्यू निकल कर आया है। भले ही गोल्डमैन सैक्स कहता हो कि भारत का जो जीडीपी फोरकास्ट है उन्होंने बढ़ा दिया हो, इनफैक्ट नीचे की जितनी रेटिंग एजेंसी से रिपोर्ट्स आई हो उसमें सब में जो ग्रोथ का फोरकास्ट है इंडिया के लिए वो बढ़ा हुआ दिखता है। लेकिन एट द सेम टाइम रेटिंग एजेंसीज की तरफ से ये भी रिपोर्ट आया है कि इंडिया लुक्स ओवर वैल्यूड, यहाँ वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड हैं और अब शायद आने वाले समय में उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे जिस तरह के हमने रिटर्न पिछले 18 महीने में 18 मंथ्स में देखे हैं। क्या आप इस स्टांस से बिलीव करते हैं?
आई नो आपका नज़रिया इन्वेस्टमेंट के लिए लंबे समय के लिए होगा, लेकिन अगर हमें यहाँ से 1 से सवा साल का या फिर फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का एक नज़रिया समझना हो तो किस तरह से आपको दिख रहा है? हाँ, तो ये जो अभी जैसे हम निफ्टी का वैल्यूएशन देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स या प्राइस टू बुक दोनों मेजर पे, जो इम्पोर्टेंट मेजर है वो दोनों पे हम देखें तो मार्केट का वैल्यूएशन जैसे बोलते हैं 90% टाइम, मतलब 100 में से 10% टाइम ही इससे कम रहा है हिस्टोरिकली। और कोई मेजर्स देखें जैसे कि बॉन्ड इंटरेस्ट यील्ड क्या है, उसके हिसाब से अर्निंग्स यील्ड क्या है, वो जो डिफरेंस बोलते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर है हमारे लिए। तो उसके हिसाब से भी हम मतलब 70% के करीब मार्केट 70% टाइम मार्केट का वैल्यूएशन यहाँ से कम हुआ है, मतलब कि हम वो जोन में है ही कि जिसमें मार्केट को हम थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। तो वो एक फैक्टर है। लेकिन उससे सामने ये स्ट्रॉन्ग अर्निंग स्टोरी है, इंडियन कॉर्पोरेट स्टोरी अभी पिछले 6 महीने में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही। तो आगे जाके भी मुझे लगता है कि अर्निंग्स तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो उसके हिसाब से अगर आप 1 साल की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 10% या 10 to 15% रिटर्न की से उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। राइट, 15% रिटर्न की उम्मीद तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिटर्न हो जाएगा नेक्स्ट 4-5 साल में, मतलब 50-60% का नेट रिटर्न आपका पोर्टफोलियो बढ़ सकता है। सो अगर अब कुछ एरियाज़ की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी स्पेस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है भाविन, एंड यू हैव बीन वे अहेड ऑफ द कर्व इन मेनी केसेस देयर। लार्ज कैप टेक्नोलॉजी जहाँ पे एक तरफ हाई ग्रोथ बिग डील विंस हैं लेकिन मार्जिन और वेज हाइक्स का प्रेशर भी है। मिड कैप टेक्नोलॉजी रिलेटेड यूनिक बिजनेस, लेटेंट व्यू को ही देखिए अभी रिसेंटली, और या फिर टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंज्यूमर टेक कंपनी जिनका रिप्रेजेंटेशन बाजार में बढ़ रहा है। आप इन तीनों एरियाज को किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? सब एरियाज को एनालाइज ओवरऑल एक ही तरह है कि भाई बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है, बिजनेस की लॉन्गेविटी क्या है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। वो सब चीजें हर कंपनी को हम एक ही तरह से देखते हैं, क्योंकि हम जो भी कंपनी है हम शॉर्ट टर्म भी देखते हैं और बहुत लॉन्ग टर्म भी देखते हैं। अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई ये कंपनी का इंडिया में मार्केट अभी बहुत छोटा है और आगे जाके 10 साल में इतना बड़ा हो जाएगा, हम बोलते हैं हाँ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 10 या क्या 20 साल 25 साल में भी कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन वो सब समझने के बाद अगर लगता है कि भाई प्राइस ठीक है तो हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर लगता है कि मार्केट ने थोड़ा ज्यादा ही सोच लिया है, कुछ फंडामेंटल से प्राइस बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि सभी लोग एक ही चीज चाहते हैं, सभी लोग एक ही कंपनी को चेस कर रहे हैं, तो हम उससे हम जरा अलग रहते हैं। और जिसमें हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसका रेवेन्यू मॉडल और प्रॉफिट मॉडल क्या है, वो तो हम छोड़ ही देते हैं। तो आजकल ऐसी कंपनियां भी लिस्ट हो रही हैं और कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल्स भी मतलब मार्केट में आ रहे हैं। तो सबको हर कंपनी को देखना तो पड़ता है। इंटरेस्टिंग। भाविन, जैसे आप पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, आपने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आज कोई आएगा तो हम 30-40% ही उसका पैसा लगा पाएंगे, क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर अभी भी आपके मन में थोड़ा डाउट है। मेरा थोड़ा एक और पॉइंट भी है, 2 और कैटेगरी आपसे पता करना चाहता हूँ। अगर मान लो वही क्लाइंट्स आपसे आके ये बोले कि मेरे को नई इकॉनमी के शेयर्स में पैसा लगाना है, तो आप किस पे बुलिश हैं और किस पे बेरिश हैं? क्योंकि उसकी तो जजमेंट करना बड़ा मुश्किल है, उसकी वैल्यू को लगाना भी आजकल बड़ा मुश्किल है, पीयर ही नहीं है अवेलेबल। दूसरा, मिड कैप कैटेगरी में आप कितना पैसा डालते हैं टिपिकली, और डालते हैं तो क्या चीज़ देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा, आपने कहा ना जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोनों क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए, न्यू इकोनॉमी और मिड कैप कैटेगरी। तो हम क्या करते हैं कि भाई न्यू इकोनॉमी सही बात है, लेकिन हम ऐसा भी देखते हैं कि भाई जो पुरानी कंपनी है उसका न्यू इकोनॉमी में कैसा पोजीशन है। तो मैंने पहले 1-2 बार भी मैंने बोला है, आईसीआईसीआई बैंक आप देख लीजिए, आप बोल रहे हैं ये पुरानी इकोनॉमी की कंपनी है, लेकिन मेरे हिसाब से उसका जो टेक्नोलॉजी पे फोकस है वो कोई न्यू इकोनॉमी न्यू टेक कंपनी से कम नहीं है। तो मतलब अल्टीमेटली वो कस्टमर को क्या दे रही है टेक्नोलॉजी को यूज करके, वो इम्पोर्टेंट है। और हम तो आईसीआईसीआई की टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद बोल रहे हैं ये कि जिस तरह से उन्होंने, फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंटिंग देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने इंटीग्रेशन किया है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उनकी बैंकिंग सॉफ्टवेयर के साथ, और ऐसा बहुत सारी अलग चीजों में भी किया है।
तो अगर कोई भी बिजनेस उसकी आईसीआईसीआई बैंक को टेक्नोलॉजी मतलब उसका अकाउंट खोला है तो उसको यूज करे, तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रही है एफिशिएंसी में, बहुत ही काम कम हो रहा है, मतलब यू नो द मैन आवर्स रिक्वायर्ड कम हो रहा है। तो ये बैंक का फ्यूचर मुझे बहुत ही ब्राइट लग रहा है। और उसका मतलब और चीज भी देखनी चाहिए कि भी उसकी क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, लेंडिंग कैसा है, वो सब में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है। तो हम जो प्योर न्यू टेक कंपनीज है कि जिसका वैल्यूएशन थोड़ा अभी मार्केट में हाइप है तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया है, इवन दो बिजनेस अच्छा होगा लेकिन वैल्यूएशन बहुत है, तो हम वहां नहीं जाते। लेकिन हमको ऐसी कंपनियां भी मिल जाती है कि जिसने टेक्नोलॉजी को ठीक तरह से यूज किया कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा मिड कैप का, तो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं, तो हमको कोई मतलब वी आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क ऑफ मिड कैप, लेकिन एक दो चीज हम करते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में कितना परसेंट पोर्टफोलियो ऐसी कंपनी में होना चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि कोई इन्वेस्टर को रिडेम्पशन चाहिए तो हमको उसको पैसा वापस देना है। तो हम पैसा उसके शेयर्स को बेच करके देना है तो कितने आसानी से बेच पाएंगे जब बेचना है, तो लिक्विडिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और अभी जो मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन है, हम उसको मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपको लार्ज कैप की कंपैरिजन में मिड कैप और स्मॉल कैप का थोड़ा बहुत डिस्काउंट रहता है वैल्यूएशन में, और जिसका ऑब्वियस रीजन है कि वो अभी रिस्क ज्यादा है। तो अभी उनका वैल्यूएशन लार्ज कैप के लगभग करीब ही हो गया है, मतलब उसमें इतना थोड़ा रिस्क ज्यादा है। तो इसलिए हमने हमारा मिड कैप स्मॉल कैप एक्सपोजर थोड़ा कम किया है। और दूसरी बात कि हम कोई भी मिड कैप में कंपनी लेते हैं या खास करके स्मॉल कैप में, तो परसेंटेज ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब एक कंपनी में कितना पोजीशन लेना है उस पर बहुत सोच कर लगाते हैं कि हमको कंपनी पसंद आए, फिर भी हम बड़ी पोजीशन नहीं लेते। अगर कोई लार्ज कैप कंपनी है, बहुत लिक्विड है, आसानी से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो पोर्टफोलियो क्या 10% 15% तक हम जा सकते हैं। लेकिन अगर मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो उससे कम हो जाते हैं। तो इस तरह से सोचते हैं। श्योर भविन, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो। एक चीज़ आपसे और जाननी है, क्योंकि भले ही हमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश एक व्यू रखना हो, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर इस वक्त बाजार में अगर हालांकि कुछ सेक्टर्स आज भी आप देखेंगे बजिंग है, उसमें फार्मा या हेल्थ केयर और या फिर डायग्नोस्टिक्स से जुड़े हुए काउंटर, या फिर कहें कि कोविड बिजनेस से रिलेटेड जो काउंटर्स हैं वो बजिंग है। क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ अगेन? हमने देखा जब मार्च 2020 में फर्स्ट वेव आई और जिसकी शुरुआत हुई, उसके बाद जिन सेक्टर्स ने, जिन स्टॉक्स ने एक अच्छा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, चाहे वो फार्मा काउंटर्स के सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, डिविस, फाइजर या फिर दूसरे काउंटर्स हों, आपको लगता है कि हिस्ट्री फिर से रिपीट करेगी? क्योंकि कई काउंटर्स ऐसे रहे, कई स्टॉक्स ऐसे रहे हैं और जो कोविड बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जहां पर हमें 800% तक के रिटर्न देखने को मिला है मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से ड्यूरिंग दीज 18 मंथ्स। आपको लगता है कि यहाँ पहले रिकवरी आएगी या फिर यहाँ पर एक अच्छा इंटरेस्ट फिर से शुरू हो जाएगा? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि ये जो अभी जो आज जो मार्केट में जो कोविड की वजह से जो थोड़ा डर आ गया है वापस, वो कितना जरूरी है नहीं है वो तय करना बहुत मुश्किल है। और अगर मान लो कि ये सही है, मतलब इट्स अ राइट रीजन टू वरी, तो मतलब उसके हिसाब से क्या होगा इकोनॉमी में, वो भी अभी थोड़ा बहुत सोचना मुश्किल है। मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर रिएक्शन हो रहा है, और जो स्टॉक्स ने इतना अच्छा रिटर्न पहले दिया है, बाकी थोड़ा बहुत करेक्शन बाद में हुआ होगा, लेकिन फिर भी ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत ही सस्ते में मिल रहे हैं ये फार्मा स्टॉक्स, जो भी स्टॉक आप बोल रहे हैं। तो मतलब ये तो आज जो हुआ है वो ठीक है, लेकिन उसको समझ के उसमें इन्वेस्ट करना कि भाई अभी कोविड की वजह से ये उसमें फिर से ऐसा वेव आएगा, वो थोड़ा रिस्की लग रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर मार्केट्स के लिए है। इनफैक्ट मार्केट जब से गवर्नमेंट ने फार्म बिल्स को पीछे लिया है, तब से थोड़ा सा नर्वस थे और ऑब्जर्व कर रहे थे गवर्नमेंट का स्टांस, जो कि अदरवाइज मार्केट हैज़ बीन लाइकिंग दिस गवर्नमेंट। इनका रिफॉर्मिस्ट स्टांस बहुत पसंद करता आया है मार्केट गवर्नमेंट का। अब विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट आ रहा है, वहाँ पर भी कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लिए जाएंगे। आपकी नज़र है क्या उस पर? आप गवर्नमेंट के वे ऑफ फंक्शनिंग को किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं एज अ ट्रिगर और अ कैटलिस्ट फॉर ओवरऑल बुल रन? मेरे हिसाब से ये गवर्नमेंट मतलब ये ग्रोथ फोकस्ड है,
और उनको भी मालूम है कि इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरी है डिलीवर करना। अगर उनको इलेक्शन मतलब अगर री इलेक्शन जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन आता है फिर से अगर उनको अगर गवर्नमेंट में मतलब उनको जीतना है तो ग्रोथ पे उनका काफी फोकस है। और जहाँ पे भी इंडिया में आई थिंक हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगह पे उनको पीछे भी जाना पड़ रहा है, जैसे कि फार्म रिफॉर्म में हुआ है। लेकिन जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा बिल, और उसमें भी पहले कोशिश की गई थी लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला था। लेकिन इस बार हो सकता है कि ये बिल जरा उसका मतलब इम्पैक्ट कोई ज्यादा अच्छा रहे, क्योंकि उसमें उस सेक्टर में बहुत ही मतलब इनएफिशिएंसीज है। तो हाँ, तो ये जब एक चीज को अलग से ले तो इतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर जितने भी उन्होंने अलग अलग तरह के लॉज पास किए हैं और एक्शन लिए, अगर उसको सबको एक साथ देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और वो हम देख रहे हैं जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में हो रहा है, वो भी हमको दिखा रहा है कि फॉरेनर्स को भी उस पर कॉन्फिडेंस है कि भाई ये कुछ डायरेक्शन सही जा रही है। भाविन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज अच्छा लगा आपसे बातचीत। हालांकि आज मार्केट के हिसाब से दिन तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी आप आए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हौसला भी बढ़ा है हमारा और थोड़ा समझ में भी आया कि हाँ कैसे पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जा सकता है और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ये रिकॉल होना चाहिए। मार्केट के यही सेशन होते हैं जब आपको ये लर्निंग और रिकॉलिंग दोनों आपके काम आती है। भावन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। 425 अंकों की गिरावट है, ऑलमोस्ट हम डे लो पे आ गए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं थोड़ी देर पहले अजय सर को बता रहा था कि साउथ अफ्रीका का बाजार 1.5% नीचे है, हमारा बाजार 2.5% नीचे है। तो आज हम थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या मंडे को भी करेंगे या ये बेस बनने की तैयारी हो रही है? एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे 2 टेक्निकल